इंटरनेशनल लेवल पे कई सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो उन ऑर्गेनाइजेशन में उन संगठन नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, जिसे लीड कौन कर रही थी? आंग सान सू की। फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिट स्टडी पॉइंट। देखिए, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डेमोक्रेसी इन दी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, समकालीन विश्व में लोकतंत्र। आज हम इससे आगे के टॉपिक कवर करेंगे। देखिए, पहला टॉपिक है द फेजेस इन दी एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के विस्तार के विभिन्न चरण। यानी कि वर्ल्ड में लोकतंत्र का विस्तार कैसे हुआ, डेमोक्रेसी का विस्तार कैसे हुआ, किस किस देश में कब कब डेमोक्रेसी आई और उस डेमोक्रेसी का हाल क्या हुआ। तो हम पढ़ते हैं। पहला टॉपिक है फ्रांस। देखिए, दुनिया में सबसे पहले फ्रांस में डेमोक्रेसी की मांग हुई। यहाँ पे डेमोक्रेसी की मांग हुई, यहाँ पे डेमोक्रेसी आई भी लेकिन चली भी गई। यहाँ पे कई बार तख्ता पलट हुआ, तो यानी स्थायी नहीं रही यहाँ पे डेमोक्रेसी, लोकतंत्र स्थायी नहीं रहा। दूसरा है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। देखिए, अमेरिका को इंडिपेंडेंस 1776 में मिली थी। 1776 में इसको इंडिपेंडेंस मिली थी और इसके कुछ साल बाद 1787 में यहाँ पे डेमोक्रेसी, लोकतंत्र आया। तब से लेके अभी तक अमेरिका में लोकतंत्र है। लेकिन देखिए, 1787 में यहाँ पे लोकतंत्र आया था, लेकिन ये पूर्ण लोकतंत्र नहीं था। यहाँ पे केवल पुरुषों को ही वोट देने का अधिकार था, मेल्स को ही वोट देने का अधिकार था। यहाँ पे महिलाएं, वुमेन्स वोट नहीं दे सकती थी और ना ही ब्लैक पीपल्स वहाँ पे वोट दे सकते थे। 1965 तक वहाँ पे ब्लैक पीपल्स वोट नहीं दे सकते थे। तो यूएसए में डेमोक्रेसी तो आई, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं आ पाई। देखिए, यूएसए अमेरिका जो है, ये दुनिया की सबसे पुराना लोकतंत्र है, यानी कि ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है दुनिया की। ठीक है। अगला टॉपिक है न्यूजीलैंड। देखिए, सही मायने में लोकतंत्र, डेमोक्रेसी न्यूजीलैंड में थी। यहाँ पे सभी लोगों को वोट देने का अधिकार था। सभी लोग मतलब कि वयस्क लोग, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, अमीर हो, गरीब हो, ब्लैक पीपल हो, वाइट पीपल हो, यहाँ पे सभी लोगों को अधिकार था। देखिए, इसे ही हम बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है? एक ऐसी व्यवस्था होती है जहाँ पे सभी वयस्क, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, अमीर हो, गरीब हो, ब्लैक हो, वाइट हो, सभी को वोट देने का अधिकार होता है। तो ये टॉपिक था फेजेस। हमने इस टॉपिक में पढ़ा कि फ्रांस में, यूएसए में और न्यूजीलैंड में डेमोक्रेसी कब आई और उसके बाद डेमोक्रेसी का क्या हाल रहा। देखिए, अगला टॉपिक है एंड ऑफ कॉलोनिज्म, उपनिवेशवाद का अंत। कॉलोनी यानी कि उपनिवेश। उपनिवेश क्या होता है? देखिए, कॉलोनी टेरिटरी अंडर द इमीडिएट पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ अनदर स्टेट। हिंदी में किसी अन्य शासन व्यवस्था के राजनीतिक नियंत्रण में रहने वाला क्षेत्र। क्या होता है इसका मतलब? समझते हैं। देखिए, किसी एक देश के ऊपर दूसरे देश द्वारा शासन करना क्या होता है? उपनिवेशवाद। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, भारत और ब्रिटेन को लेते हैं। भारत क्या था? एक उपनिवेश था। किसका? ब्रिटेन का। ब्रिटेन ने लगभग भारत में 200 साल तक राज किया। तो क्या उन 200 सालों में भारत की सरकार यहाँ पे रूल्स बनाती थी? नहीं। इन 200 साल में ब्रिटेन की सरकार भारत में रूल बनाती थी। यहाँ के संसाधनों का यूज़ कौन करता था? भारत की सरकार? नहीं, ब्रिटेन की सरकार यहाँ के संसाधनों का यूज़ करती थी। यानी कि पूरा कंट्रोल ब्रिटेन की सरकार का था। तो वही कि ब्रिटेन ने भारत के ऊपर 200 साल तक कब्जा किया, उसके ऊपर उपनिवेश कर रखा था। यानी कि भारत ब्रिटेन की क्या है? उपनिवेश था। भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। तो यही होता है कॉलोनी, यानी कि उपनिवेशवाद। देखिए, तो देखिए 1945 जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था, तो इसके बाद वर्ल्ड में, दुनिया में कई सारे देश आज़ाद होते गए। आज़ाद होने के बाद उनमें से कई देशों ने डेमोक्रेसी अपनाई। तो देखते हैं, पहला है भारत। देखिए, 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था, उसके 2 सालों बाद ही 1947 में भारत को आज़ादी मिल गई। तब से लेकर अभी तक भारत में डेमोक्रेसी, लोकतंत्र है। यहाँ पे एक भी बार तख्ता पलट, मिलिट्री कूप नहीं हुआ है। तो असली मायनों में भारत में डेमोक्रेसी है। अगला है घाना। देखिए, इसे पहले बोलते थे गोल्ड कोस्ट। देखिए,
1957 में इसको आज़ादी मिली थी। इनको घाना को आज़ादी दिलाने में यहाँ के एक नेता थे वाने एनक्रुमा। इन्होंने घाना को आज़ादी दिलाने में बहुत मदद की थी। जब घाना को आज़ादी मिली तो ये यहाँ के पहले प्रधानमंत्री बने और उसके बाद ये राष्ट्रपति भी बने। कुछ सालों तक इन्होंने घाना पे शासन किया। कुछ साल बाद इनके मन में लालच आ गया। इन्होंने ये घोषणा करा दी कि ये अब पूरे जीवन भर लाइफ टाइम तक राष्ट्रपति बने रहेंगे। क्या किसी लोकतंत्र के अंदर कोई प्रधानमंत्री अपने आप को हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए, लाइफ टाइम के लिए राष्ट्रपति घोषित कर सकता है? खुद नहीं कर सकता। ये लोकतंत्र का क्या है? उल्लंघन है। इसकी वजह से हुआ क्या? इसकी वजह से 1966 में वहाँ की सेना ने मिलिट्री कूप कर दिया, तख्ता पलट कर दिया, जब वहाँ के राष्ट्रपति ने अपने आप को लाइफ टाइम के लिए प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। अगला टॉपिक है सोवियत यूनियन। अभी का जो रूस है, रसिया है, पहले उसे सोवियत यूनियन बोलते थे। 1989 से लेकर 1991 के बीच में इसके कई टुकड़े हुए, जैसे कि पोलैंड और कई दूसरी कंट्रियां इससे 1989 से लेकर 1990 तक अलग हो गई। फिर इसके बाद 1991 में इससे टूटकर 15 नए देश बने। उन 15 देशों में से कई देश लोकतांत्रिक बने। देखिए, सोवियत यूनियन के टूटने का एक फ़ायदा ये भी हुआ कि जब सोवियत यूनियन टूटा तो इसमें कई नए देश बने और नए देशों ने डेमोक्रेसी अपनाई, जिसकी वजह से दुनिया में डेमोक्रेटिक देशों की संख्या और बढ़ गई। अगला टॉपिक है म्यांमार। देखिए, म्यांमार, इसको 1948 में आज़ादी मिली थी। पहले इसको बर्मा कहते थे। देखिए, 1948 के बाद यहाँ पे डेमोक्रेसी आई, लेकिन जल्दी यहाँ पे मिलिट्री कूप हो गया। यहाँ की सरकार को ज़बरदस्ती हटा दिया गया। कब हटाया गया? मिलिट्री कूप हुआ 1962 में। यहाँ पे मिलिट्री कूप हुआ और डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई। मिलिट्री कूप के लगभग 30 साल बाद 1990 में 1990 में, यानी कि मिलिट्री कूप के 30 साल बाद 1990 में यहाँ पे दोबारा चुनाव हुए। यहाँ पे एक पार्टी थी द नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, जिसे लीड कौन कर रही थी? आंग सान सू ची। ये इलेक्शन जीत गई, लेकिन वहाँ की सेना ने इलेक्शन को अस्वीकार कर दिया। इनकी जीत को अस्वीकार कर दिया और इनको होम अरेस्ट कर दिया। और जितने भी राजनीतिक दल के नेता थे उनको भी बंद कर दिया। और ये घोषणा करा दी सेना ने कि जो भी सेना के खिलाफ बोलेगा, जो व्यक्ति भी सेना के खिलाफ बोलेगा, उसे 20 साल की सज़ा दी जाएगी। यहाँ की मिलिट्री ने बहुत क्रूर शासन किया म्यांमार के ऊपर, जिसकी वजह से लगभग 6 से 10 लाख लोग अपना घर बार छोड़ के किसी दूसरे स्थान पर चले गए। तो देखिए, ये था कि 1945 के बाद जब अलग अलग देशों को आज़ादी मिली तो वहाँ पे डेमोक्रेसी आई। कुछ देश में डेमोक्रेसी पूर्ण रूप से आई तो और कुछ देश में आई तो वो कुछ टाइम के लिए आई, फिर वहाँ पे मिलिट्री कूप हो गया। तो ये था टॉपिक। अगला टॉपिक है डेमोक्रेसी एट द ग्लोबल लेवल, विश्व स्तर पर लोकतंत्र। देखिए, इंटरनेशनल लेवल पे कई सारे ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है। उन संगठन में डेमोक्रेसी कैसी है वो हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। देखिए, पहला ऑर्गेनाइजेशन है यूएन, यूनाइटेड नेशन। देखिए, इसका काम क्या है? दुनिया के लिए रूल्स बनाना और पीस को मेंटेन करके रखना, शांति बनाए रखना। टोटल मेंबर 193 मेंबर हैं इसके अंदर, ठीक है। अगला है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। देखिए, यूएन का, यूनाइटेड नेशन का ही पार्ट है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। इसका काम क्या है? पीस और सिक्योरिटी का काम है, शांति और सुरक्षा का इसका काम है, ठीक है। इसमें टोटल 15 मेंबर हैं। 15 मेंबर में से 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 टेम्पररी मेंबर हैं। देखिए, परमानेंट मेंबर और टेम्पररी मेंबर। परमानेंट मेंबर में यूएस है, चाइना है, फ्रांस है, यूके और रसिया है, ठीक है। ये परमानेंट, मेन जो पावर होती है इन 5 देशों के पास ही होती है। टेम्पररी मेंबर जो होते हैं हर 2 साल में चेंज होते रहते हैं। देखिए, जो परमानेंट मेंबर हैं इनके पास एक पावर होती है, वीटो पावर। अगर ये वीटो पावर का यूज़ करेंगे तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, अगर ये वीटो पावर का यूज़ करेंगे तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इन देशों के खिलाफ नहीं जा सकती
है। ठीक है, अगला ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। देखिए हमारे वर्ल्ड में कई सारे देश हैं, वहाँ पे कई सारी सरकारें चल रही हैं। अगर सरकारों को पैसा चाहिए, लोन चाहिए, तो किससे मांगती हैं? वो लोन IMF से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से मांगती हैं। और भी कई सारे संगठन हैं जो लोन प्रोवाइड करते हैं, पर उनमें से एक IMF भी लोन प्रोवाइड करता है। टोटल मेंबर 189 हैं। जो पावरफुल कंट्रीज हैं, देखिए 189 टोटल मेंबर हैं। इनमें से कुछ पावरफुल कंट्रियां कौन कौन है? US, जापान, UK, चाइना, फ्रांस, रसिया और सऊदी अरब, ये पावरफुल कंट्रीज हैं। इनके खिलाफ IMF नहीं जा सकती है। अगर मान लीजिए किसी देश, कोई देश IMF के पास गया और उन्होंने लोन मांगा, अगर इनमें से किसी देश ने लोन देने से मना कर दिया तो IMF लोन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा पैसा यही कंट्री IMF को देती है, और इनमें से भी सबसे ज़्यादा US देती है। तो देखिए ये जितने भी हमने 3 ऑर्गेनाइजेशन पढ़े, यहाँ पे डेमोक्रेसी सही तरीके से नहीं है। यहाँ पे केवल कुछ ही देशों के पास ज़्यादा पावर है, जबकि डेमोक्रेसी में सबको समान अधिकार होते हैं, समान पावर होती है। यहाँ पे कुछ ही देशों के पास ज़्यादा पावर है। ऐसी UNSC में 15 मेंबर में से 5 जो परमानेंट मेंबर हैं, इनके पास ज़्यादा पावर होती है। ठीक है, तो ये चैप्टर था कि दुनिया में लोकतंत्र कहाँ कहाँ है और लोकतंत्र है तो कैसे काम कर रहा है, वो इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।